नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण अवस्था की, और वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था का प्रारंभ हम मानते हैं कि बाल्यावस्था के अंत के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। द पीरियड ऑफ द स्टेज ऑफ एडोलसेंस स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ चाइल्डहुड। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। एडोलसेंस, हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि इसका प्रारंभ, जैसे हमने लिख दिया बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और यहाँ हमने लिख दिया किशोरावस्था, एडोलसेंस। तो ये एक जो बीच में गैप है, यानी वो कौन सी अवस्था है या वो कौन सा लक्षण है जो हमें ये बताता है कि अब बाल्यावस्था समाप्त हो चुकी है और किशोरावस्था का प्रारंभ हो चुका है। तो इसकी चर्चा हम बीच में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया है। दिस वर्ड एडोलसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसियर, जिसका अर्थ होता है डेवलप्स इनटू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की तरफ विकसित होना या परिपक्वता की तरह विकसित होना। यानी हम ये मान सकते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा चाइल्डहुड के स्टेज को छोड़कर, चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर मैच्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ता है। हम बात करते हैं कि वो कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि अब बच्चा बाल्यावस्था में नहीं रहा, चाइल्डहुड में नहीं रहा। यानी वो अवस्था है प्यूबर्टी, जो दोनों को अलग करती है। किशोरावस्था और बाल्यावस्था को अलग करने की एक स्थिति है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, यौनारंभ, यौवन का आरंभ। हम इसको वयः संधि काल भी कहते हैं, वयः संधि काल। यह अवस्था लड़के और लड़कियों में अलग अलग उम्र में देखने को मिलती है। बॉयज़ में यह अवस्था यानी जो प्यूबर्टी है, जहाँ से हमें एडोलसेंस की बिगनिंग समझ में आती है, हम ये मान लेते हैं कि अब एडोलसेंस प्रारंभ हो गया है। उस स्थिति को हम कहते हैं यौनारंभ, प्यूबर्टी। ये बॉयज़ में 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और गर्ल्स में प्रारंभ होता है 10 से लेके 11 वर्ष में। यानी गर्ल्स में थोड़ा अर्ली शुरू होता है। लक्षण की बात करें तो इसमें दो तरह के लक्षण होते हैं। एक मेन लक्षण है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस अवस्था की, जो ये बताता है कि अब चाइल्ड नहीं रहा, अब ये बच्चा मैच्योर की तरह से आने वाली पीढ़ी उत्पन्न कर सकता है। यानी द चाइल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग,
यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता बच्चों में विकसित हो जाती है प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पर। तो लक्षण हमें जो सेकेंडरी लक्षण दिखते हैं इस अवस्था के, वो ये है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में प्यूबिक पार्ट पर हेयर डेवलप होते हैं, आर्मपिट पर हेयर डेवलप होते हैं। जहाँ तक गर्ल्स का सवाल है, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हिप थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। बॉयज़ के लिए चेहरे पर हेयर डेवलप होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं। तो ये लक्षण सेकेंडरी हैं और मेन लक्षण है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि जो प्यूबर्टी है वह 50 इयर्स 60 इयर्स पहले की तुलना में आज के बच्चों में जल्दी डेवलप हो रही है, जल्दी प्रतीत होने लगती है या उनमें एमर्ज हो जाती है। इसी तरह से हम बात करें तो जो एडवांस फैमिली है उसमें ज़्यादा जल्दी प्यूबर्टी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें सीजनल चेंजेस की, या अगर हम ग्लोब को दो भागों में बांट के देखें, ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन, जैसे मान लेते हैं ये हमने पार्ट लिया और इसमें हमने ये पोर्शन देखा ट्रॉपिकल है और ये हमने पोर्शन देखा टेम्परेट है और ये फ्रिजिड जोन है। तो हम ये देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्यूबर्टी ट्रॉपिकल की तुलना में थोड़ा जल्दी डेवलप होती है या ग्रो होती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्यूबर्टी है उसके और क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बॉयज़ में स्वप्न दोष जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो प्यूबर्टी की शुरुआत मानी जाती है। वेट ड्रीम, वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट ड्रीम इन बॉयज़ as the sign of puberty, but in girls menstruation, मासिक धर्म का प्रारंभ होना इसकी पहचान है कि लड़कियों में प्यूबर्टी शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रभाव है बच्चों पर क्या पड़ता है। स्पेशली वयःसंधिकाल का प्रभाव बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स पर ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है और गर्ल्स के डेवलपमेंट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। इसका असर ये होता है कि गर्ल्स में एग्रेशन, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इरिटेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे चर्चा की प्यूबर्टी की, जो चाइल्डहुड से एडोलसेंस को अलग करता है, यानी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी एडोलसेंस स्टार्ट्स। यानी हम कह सकते हैं, वी कैन से इट दैट एडोलसेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था के विषय में सबसे पहला जो साइंटिफिक स्टडी किया गया वो G.S. हॉल के द्वारा। इन्होंने 1904 एंड 5 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस, और इस पुस्तक को किशोरावस्था के अध्ययन की पहली पुस्तक मान सकते हैं। ये पहला साइंटिफिक स्टडी हॉल के द्वारा किया गया। इन्होंने किशोरावस्था को दो कंसेप्ट में बांट के अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है वो दो चीज़ों का परिणाम है। पहला पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन,
और दूसरा इन्होंने बताया अर्जित गुणों की वंशानुगति। यानी हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम कह सकते हैं रिकैपिचुलेशन। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि किशोरावस्था उन करोड़ों लाखों वर्ष पहले मानव के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों का एक पुनरावृत्ति है। यानी किशोरावस्था में बच्चा साहसिक कार्य करता है अपने उस पूर्व काल के, जब आदिम अवस्था में मानव रहता था, उस कार्य को पुनः दोहराने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वो किशोरावस्था में वो रिपीटिशन है। दूसरा, इसके अलावा कि जो भी गुण व्यक्ति एक्वायर करता है अपने वातावरण से एडजस्ट करते समय, वो उसके आचरण में आ जाता है, और जब उसके व्यवहार में वो गुण आ जाता है तो वो गुण उसकी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है कि किशोरावस्था में जो गुण व्यक्ति एक्वायर करता है वो आने वाली पीढ़ी में बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो किशोरावस्था का अध्ययन इन्होंने इन दो कंसेप्ट्स को लेकर किया। इन्होंने ये भी कर बताया कि जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस है, वह तनाव और तूफान की अवस्था है, द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसकी आलोचना भी की गई, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो तनाव है वो किस बात को लेकर है। दो तरह का तनाव बच्चे के अंदर मिलता है कि वह परिवर्तन को स्वीकार करे या रूढ़िवादिता को स्वीकार करे, रेडिकलिज्म को स्वीकार करे या स्वीकार करे कंजर्वेशन को, या बच्चा स्वीकार करे सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को, या क्रुएलिटी को, कठोरता को। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर तनाव होता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे अब जिक्र करते हैं कि जो किशोरावस्था है उसके जो डेवलपमेंट हमें दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं। हम उसको एक एक क्रम से लेते हैं। तो पहला हमारे विकास का क्रम है वो है शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो किशोरावस्था के प्रारंभ में बहुत तेज होता है, यानी प्यूबर्टी के जस्ट बाद बहुत तेजी से होता है। हम कह सकते हैं कि बहुत स्पीडी डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिर भी जब हम तुलना करते हैं 12 वर्ष और 18 वर्ष, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। तो अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स के लंबाई की बात करें, या हम कह सकते हैं ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें कि कितने लंबे हैं, तो देखिए 12 वर्ष में इनकी लंबाई थी 0.3 सेंटीमीटर और 129.2 सेंटीमीटर, जो 161.8 सेंटीमीटर, 151.6 सेंटीमीटर हो गई। ये अंतर आप देखिए। यानी हमने 12 वर्ष में देखा कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा थी, जो 18 वर्ष में देखा हमने कि बॉयज़ की हाइट लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग ज़्यादा होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें वज़न का, वेट का, भार की बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वज़न था वो था
सॉरी हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिफर कर दिया। लंबाई कितनी हमने बताया था 128, तो यहाँ पे लंबाई इसकी थी 138.3, 139.2, 161.8, 151.6 सेंटीमीटर। ये लंबाई की बात थी, हमने शायद थोड़ा सा पहले कुछ दूसरा बता दिया था। अब हम कहते हैं वज़न की बात, वज़न या भार की बात करते हैं। तो भार यहाँ पे किलोग्राम में हमने बताया कि 29.8 kg। इसकी हम बात करते हैं जब, तो हम देखते हैं यहाँ पर 47.3 kg, 43.1 kg, यानी जो वज़न है वो पहले तो लड़कियों का वज़न ज़्यादा था, लेकिन 18 वर्ष आते आते हमने देखा कि लगभग 4 kg का अंतर होता है। जो ये फिजिकल चेंज हुआ है कि पहले लड़कियों की लंबाई ज़्यादा थी, लड़कियों का वज़न ज़्यादा था, फिर हमने देखा कि लड़कों का वज़न और लड़कों की लंबाई दोनों लड़कियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो ही फिजिकल ग्रोथ तेज़ी से होता है, बच्चों के अंदर फिजिकल जब चेंजेस महसूस होने लगते हैं जो हार्मोन के सेक्रेशन की वजह से होता है, तो उसमें बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी होती है सेक्स नॉलेज की। चिल्ड्रन हैव द मच क्यूरियोसिटी अबाउट द सेक्स नॉलेज, और हमें उसकी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन परिवार और समाज में ऐसी मान्यता नहीं है कि हम उनको ये जानकारी दें। परिणाम क्या होता है कि वो गलत तरीके से ये जानकारी प्राप्त करते हैं और कई बार भयंकर बीमारियों का सामना भी उनको करना पड़ता है जो उनके जीवन के लिए अच्छा माना नहीं जा सकता। तो हमें उनकी जानकारी देनी चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को तो अपनी माँ से जानकारी मिल जाती है, लेकिन बॉयज़ को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। तो हमने ये देखा कि फिजिकल चेंज की वजह से बच्चों में सेक्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। अब हम दूसरा प्रश्न ये करते हैं कि बच्चों के अंदर जब अपने शरीर में ग्रो होने लगता है तो उनके शरीर में अपने शरीर के प्रति एक कंसेप्ट डेवलप होने लगता है सेल्फ का, और वो शीशे के सामने खड़े होके हमेशा अपने आप को देखने लगते हैं कि मेरी हाइट इतनी है, मैं कितना सुंदर हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। यानी उनके अंदर स्वप्रेम की भावना, नार्सिज्म की भावना डेवलप होने लगती है। तो ये जो प्रश्न था ये हमने जिक्र किया फिजिकल डेवलपमेंट में। अब हम चर्चा करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बाद मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो हम 3 पॉइंट से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर जो होता है वो किस तरह से हो रहा है और उसका परिणाम हमें देखने को क्या मिलता है। तो पहला हमने देखा कि अब बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। पियाजे भी मानते हैं कि इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। दूसरा, बच्चे के चिंतन में तर्क, रीजनिंग होने लगती है। और चौथा है, बच्चा आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, आदर्शवादी।
अप्रोच उसके अंदर आने लगती है, आइडियलिस्टिक। अब आप देखिए, इसमें हम बात कर सकते हैं कि जब बच्चा अमूर्त चिंतन करता है तो क्या करता है। अभी तक बच्चा केवल कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर थिंकिंग कर रहा था, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा कहता है कि आत्मा क्या है, बच्चा ये कह सकता है स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज फ्रीडम। ऐसे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ये कह सकता है अपने अध्यापक से, अपने टीचर से कि सर आपने तो हमारी स्वतंत्रता ही छीन ली, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, न्याय क्या है अन्याय क्या है इसकी चर्चा करने लगता है। दूसरा, बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है कि ये जो समस्या है, ये जो वर्तमान में हमारे सामने उपलब्ध हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको बहुत ज़बरदस्त आने लगती है, और वो इसको हम कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर है, कि वो कोई भी प्रॉब्लम है उसके संभावित रीज़न को जानने का प्रयास करता है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच। बच्चा अपने परिवार के विषय में और खुद के विषय में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बनाता है कि एक आइडल फादर क्या होते हैं, एक आइडल सन कैसा होता है, और वो अपनी तुलना अपने फादर से करता है, जो उसके मन में एक आइडल फादर का अप्रोच बना हुआ है, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि आदर्श फादर, आदर्श पिता ऐसे ही होते हैं। और जब उसकी तुलना करता है और उसको समझ में आता है कि माई फादर इज नॉट लाइक दैट आइडल कंसेप्ट, तो उसको तकलीफ होती है और उसके और फादर के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह के हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात इस अवस्था में देखते हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि बच्चे के अंदर एक अहम केंद्रिता, एक विशेष प्रकार की अहम केंद्रिता देखने को मिलती है, जिसको डेविड एलकाइंड ने वर्णित किया है। इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर, जब वो बच्चा एडोलसेंस में होता है, तो उसके अंदर दो तरह की ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलती है, जो यूनिक टाइप की ईगोसेंट्रिज्म है। और वो ये है, पहला है काल्पनिक श्रोता। इमेजिनरी ऑडियंस। और दूसरा है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। इन दोनों का अर्थ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इसका अंतर समझना। काल्पनिक श्रोता का मतलब होता है the child has the feeling that he or they are observed by the others, यानी उसको ये लगता है कि लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके शर्ट पर दाग है, स्याही लगी हुई है, और उसको लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं। किसी लड़की के चेहरे पर थोड़े मार्क हैं, कट के मार्क्स हैं, और उसको महसूस हो रहा है कि लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग जब किशोरावस्था के बच्चे में आती है, तो उसको माना जाता है कि वो काल्पनिक श्रोता। जैसे कोई बच्चा कहता है कि जब मेरे शर्ट में दाग होती है तो मैं इसको छिपा के चलता हूँ क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो काल्पनिक श्रोता की तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा ये कहता है, बच्चे के अंदर एक दूसरी क्वालिटी डेवलप होती है, वो अपने आप को यूनिक मानता है कि मैं तो यूनिक पर्सनालिटी हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा प्यार में धोखा खाता है तो ये कहता है कि मुझे इस व्यक्ति ने धोखा दिया, डिसीव मी।
और मैं जिस दर्द को महसूस कर रहा हूँ उसको कोई और महसूस नहीं कर सकता। कई बार पेरेंट्स से जब टकरार होती है बच्चों की, तो उस समय भी बच्चे ये कहते हैं कि अपने फादर और मदर से कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझ पा रहे, यानी जो पीड़ा, जो कष्ट मैं महसूस कर रहा हूँ उसको आप नहीं समझ पा रहे। दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज नोन एज पर्सनल फेबल। और पर्सनल फेबल से जो व्यक्ति, जो बच्चा परेशान होता है या जो प्रभावित बच्चा होता है, वो ज़्यादातर पर्सनल डायरी उसमें अपनी उस बात को मेंशन करता है। इसलिए पर्सनल डायरी हम देखते हैं पर्सनल फेबर के तहत लिखी जाती है, ऐसा डेविड एल्काइंड का विचार। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद सोशल डेवलपमेंट की। तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में दो महत्वपूर्ण पक्ष शामिल हैं, माता पिता और साथी, पेरेंट्स एंड पीयर्स। माता पिता एवं साथी या मित्र। हमने ये देखा है कि किशोरावस्था में ये दोनों एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में इन दोनों का मेन रोल होता है। कभी कभी माता पिता से जब संघर्ष की स्थिति आती है, ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, द पीयर सपोर्ट द चिल्ड्रन। पीयर ग्रुप में उसको सपोर्ट मिलता है, पीयर ग्रुप उसको सपोर्ट करता। तो जिस तरह का पीयर ग्रुप होगा बच्चे को उस तरह का सपोर्ट मिलेगा। तो पॉजिटिव सपोर्ट भी मिल सकता है, नेगेटिव सपोर्ट भी मिल सकता है। और ये दोनों माता पिता और पीयर ग्रुप दोनों बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवस्था में हमने देखा कि बच्चे के अंदर दो तरह की फीलिंग डेवलप होती है, आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जिसकी वजह से वो माता पिता से दूर रहना चाहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाना चाहता है और वो ये शो करना चाहता है कि आई एम नॉट डिपेंड अपॉन यू। लेकिन थोड़े समय बाद उसके अंदर असुरक्षा की भावना डेवलप होती है, इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो पुनः अपने माता पिता के संरक्षण में सुख और चैन को सीख करता है, ढूंढता है। तो हम यहाँ पे दो बातें देखते हैं कि माता पिता की संगति में बच्चे के अंदर दो तरह के गुण डेवलप होते हैं, आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उसको अपने ऊपर डिपेंड रहने की बात करता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँगा। और कभी कभी उसको इनसिक्योरिटी फील होती है जिससे फादर और मदर के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश करता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है साथी। साथियों के द्वारा उसको तरह तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप, और उसको वो हर चीज़ माननी पड़ती है अगर वो पीयर ग्रुप में रहना है कि जो उसके समूह के बच्चे जिस तरह की डिमांड करते हैं उस तरह का उसको व्यवहार करना पड़ता है। तो कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका जो पीयर ग्रुप है वो बदल दिया जाए, या वो बच्चे खुद अपना पीयर ग्रुप बदल दें तो वो अपने पथ से थोड़ा सा हट सकते हैं जिस वो गलत रास्ते पर अगर वो जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो 12 से 15 साल तक सेम सेक्स के साथ होता है, मित्रों की संख्या भी ज़्यादा होती है। लेकिन 15 से 18 साल में आते आते बच्चों की मित्रता हेट्रोसेक्सुअल होने लगती है, विषमलिंगी होने लगती है, मित्रों की संख्या भी घटने लगती है। और अंततः हम ये देखते हैं कि 18 वर्ष आते आते बच्चों के जो मित्र हैं वो 1 या 2 रह जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फास्ट फ्रेंड। इस अवस्था को सामाजिक विकास के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानते हुए एरिक्सन ने इस अवस्था को बताया आइडेंटिटी
वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम योगदान भ्रम। हमने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा ग्रो करने लगता है और एडोलसेंस में होता है तो माँ बाप बताने लगते हैं कि ये व्यवसाय कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या बच्चा खुद भी डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मानसिक क्षमता कैसी है, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर बच्चा किसी क्षेत्र में अपने आप को लगा लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसकी एक पहचान बन जाती है। खेल में लगा लिया, व्यवसाय में लगा लिया, पढ़ाई में लगा लिया और उसमें वो चलने लगता है, तो हम कहते हैं बच्चे ने अपना एक रिकग्निशन डेवलप कर लिया है, पहचान पैदा कर ली है और वो उसमें आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है कि बच्चे दबाव में आकर, या उनको सुविधाएं नहीं मिली, या उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस योग्य हूँ, वो भ्रमित हो जाते हैं और वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि जितने भी डाइवर्टेड बच्चे हमें मिलते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के बच्चे मिलते हैं, सब के सब हमें योगदान भ्रम वाले बच्चे मिलते हैं। तो या तो इस अवस्था में बच्चा अपनी एक पहचान बना लेता है, या तो वो समाज से कट जाता है क्योंकि उसको अपने रोल का पता नहीं होता, व्हाट इज़ माई रोल इन द सोसाइटी। अगर हम किसी भी काम में उनको लगाते हैं तो वो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते और उनका मन नहीं लगता, और ऐसे ही बच्चे समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अब हम चौथा विशेषता देखते हैं और वो है संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है, एंग्जियस होता है वो दो बातों को लेकर। पहली उसकी चिंता है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करने का चांस मिलेगा, मेरा व्यवसाय कैसा होगा, और दूसरा मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इन दो बातों को लेकर उसके अंदर बहुत सारा एंग्जियस फीलिंग डेवलप होने लगती है। इसके साथ हम एक चीज़ और जोड़ते हैं कि बच्चों का जो इमोशंस होता है वो इम्बैलेंस होता है, यानी कब नाराज़ होना है, कब खुश होना है, पता नहीं चलता। यानी उसी बात पर वो कभी नाराज़ होते हैं और उसी बात पर वो कभी खुश हो जाते हैं। इट मीन्स वी कैन से द इमोशनल डेवलपमेंट्स एट दिस स्टेज इज़ वेरी मच इम्बैलेंस्ड। जैसे हमें पता है कि जो मैच्योर व्यक्ति होता है उसको पता है कि ये इस व्यक्ति पर मुझे इस बात पर हमें नाराज़ होना है, इस बात पर हमें खुश होना है। लेकिन इस अवस्था के बच्चे के अंदर ये फीलिंग नहीं डेवलप हो पाती। वो कभी कभी उस बात पे खुश होता है और कभी कभी उसी बात पे नाराज़ हो जाता है। यानी बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जो इमोशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है वो है इम्बैलेंस इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि हमने देखा कि वो चाइल्डहुड में ही पूरा हो गया था, इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट की यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि बच्चों के अंदर इस अवस्था में कुछ परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, कुछ बैड बिहेवियर भी उनके स्वभाव में देखा जाता है। वो क्या है देखिए। पहला जो सबसे उनके अंदर है वो है आपराधिक प्रवृत्ति, जिसको हम कहते हैं डेलिंक्वेंसी, आपराधिक प्रवृत्ति। जब बच्चे को पैसे वगैरह घर से नहीं मिलते तो चोरी वगैरह करता है,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जब बच्चे के सम्मान को हर्ट किया जाता है तो लड़ाई वगैरह करता है। जब बच्चे को सेक्स नॉलेज सही नहीं मिलती तो अश्लील हरकत करता है। इन तीनों तरह की गतिविधियों को करने के कारण उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने की क्रिया कर रहा है और डेलिंक्वेंसी प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को हमें मिलती है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं नशे की आदत, या हम कह सकते हैं सब्सटेंस एब्यूज। इसमें बच्चा नशे की आदत से परेशान होता है और उस आदत को डेवलप करने में 3 तरह के कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अवॉइडिंग टेंशन। बच्चा सोचता है कि जो मुझे टेंशन है समाज को लेके, परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, फ्यूचर को लेके, वो टेंशन दूर हो जाएगा, ड्रिंक कर लेंगे, नशा कर लेंगे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया फॉर अवॉइडिंग टेंशन। दूसरा है कि वो अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि इस नशे को लेने से, इस ड्रग्स को लेने से, इस ड्रिंक को करने से हम या मुझे लोग मैच्योर मानेंगे। तो फॉर शोइंग देमसेल्फ मैच्योर वो बच्चा ड्रिंक करता है, नशा करता है। और तीसरा क्या है कि जो उसके साथी हैं उसके ऊपर दबाव बनाते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप। जैसे साथी अगर ये कहते हैं कि तेरे बस का नहीं, जा तू दूध पी, तू बच्चा है, ऐसा कहने से उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग आती है कि ऐसा कैसे कह दिया। फिर उन्होंने उस ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं जैसे उनके दूसरे फ्रेंड्स ले रहे होते हैं। तो इन सारे 3 कारणों से बच्चा सब्सटेंस एब्यूज में पहुंच जाता है या ड्रग्स वगैरह लेने लगता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करने जा रहे हैं और इसमें है, और वो है भोजन की बुरी आदत, बैड हैबिट्स ऑफ टेकिंग फूड। उसमें पहला क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी दुबले होने की प्रवृत्ति। ये प्रॉब्लम है गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है कि स्लिम बॉडी होनी चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी हेल्थ ठीक हुआ तो भोजन छोड़ देते हैं। स्पेशली गर्ल्स में ये देखा जाता है कि दे आर अवॉइडिंग फूड न्यूट्रिशंस फॉर मेंटेनिंग द बॉडी स्लिम। और ऐसी स्थिति में उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा स्पेशली द बैड हैबिट ऑफ टेकिंग फूड इन गर्ल्स, यानी भोजन कम करने की जो टेंडेंसी है ताकि वो दुबले रहें, स्लिम दिखें। मीडिया भी इसको बढ़ावा देता है स्लिम बॉडी कह के। तो ये प्रवृत्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा स्पेशली देखी जाती है गर्ल्स में, जो किशोरावस्था की एक हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शंस है, गलत धारणा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा है इसमें बुलिमिया, यानी अत्यधिक भोजन करना। स्वादिष्ट हो तो बहुत ज़्यादा खा लिया, अब जब ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, तो उसको पचाने के लिए मेडिसिन लेना, फास्टिंग रखना, मतलब जानबूझकर वोमिटिंग करना ताकि फिर से वो खाना पच जाए और फिर से भोजन लेने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए। और यह जो बुलिमिया की जो टेंडेंसी है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में देखने को मिलती है। ये प्रवृत्ति तो मोस्टली गर्ल्स में देखने को मिलती है और ये प्रवृत्ति बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में मिलती है। तो आज हमने प्रयास किया ये जानने का कि किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था का प्रारंभ कब से होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या परेशानियां झेलने पड़ती है किशोर को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं। धन्यवाद।